स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार क्या बोले, एनडीए जैसा कहेगा वैसा होगा या फिर से बनेंगे नीतीश कुमार सीएम। अगली खबर में देखेंगे पीएम मोदी के लाइव होते ही जेएनयू में कैंपस में लगे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट अवमानना, कॉमेडियन कुलार कामरा की बड़ी मुश्किलें, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने केस दर्ज करने की है डिमांड। साथ ही अगली खबर में देखेंगे बिहार तो झांकी यूपी बाकी, ओवैसी की दावेदारी तो यूपी में एसपी बीएसपी के मुस्लिम वोट बैंक में लगेगी सेंध। साथ ही हम आपको बताएंगे अस्पताल में पत्नी से मिलने रोका 81 वर्षीय पति ने किया ये काम। कोरोना वैक्सीन के लिए आधार पूनावाला ने 1865 करोड़ रुपए लगाए दांव पर, जानिए क्या है उनका मानना। इन तमाम खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में जैसा कि लोगों की अवमानना थी कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे कि महागठबंधन जो है भारी मतों के साथ विजयी होगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और इसके पलटवार एक बार फिर से नीतीश कुमार। जी हां, लेकिन एक बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि क्या वापस से नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। जी हां, इस पे अटकलें लगातार लगी हुई है क्योंकि वीआईपी और हम जैसी दो राजनीतिक पार्टियां जिनकी गठबंधन से ये एनडीए चल रहा है, वहां पर काफी कानाफूसी चल रही है, जिसके ये बताया जा रहा है कि अगर ये दो पार्टियों को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलता तो ये पार्टियां महागठबंधन की ओर झुक कर सकती हैं और इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव बन सकते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बाजार जो है गर्म है खबरों की, वो ये कि बीजेपी के अंदर ही बड़े नेता कहते हैं कि जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है इस गठबंधन में यानी एनडीए में, तो आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री क्यों हो। फिलहाल इस चीजों पर जो है विचार चल रहा है, लेकिन आज नीतीश कुमार क्या बोले चुनाव नतीजे के बाद जानते हैं। जी हां, सबसे पहले बिहार इस असेंबली के जो इलेक्शंस के नतीजे है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बढ़त बनाकर जीत दर्ज की। जीत के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की मीटिंग में नेता का नाम तय किया जाएगा, फिर इसका औपचारिक ऐलान होगा। यही नहीं, स्थितियों को भांपते हुए नीतीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के निर्णय के मुताबिक आगे काम होगा। जब जरा जीत के बाद सीटों पर गौर करें तो बीजेपी के खाते में इस बार 74 तो जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें ही हैं। जेडीयू के खाते में कम सीटें जाने की वजह से नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए के साथ बहस को लेकर बचते नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि गठबंधन में नेताओं का एकजुट यह मानना है कि बीजेपी को जेडीयू से अधिक सीटें हैं तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं यानी बीजेपी के पास होना चाहिए। गठबंधन के अंदर खाने में चल रही इस सुगबुगाहट का इशारा गुरुवार को बातों ही बातों में नीतीश कुमार ने भी दे दिया। हालांकि इससे पहले बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था, आपने फिर से सिद्ध किया कि वाकई बिहारवासी पारखी और जागरूक भी हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। एक एक सीट का विश्लेषण। नीतीश कुमार ने एलजेपी से जुड़े सवाल पर कहा, क्या हुआ यह भारतीय जनता पार्टी को पता लगाना है। सवाल ज्यादा सीटों पर हार को लेकर भी हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है। उधर नीतीश के इस अंदाज से विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना है कि एक बार गठबंधन को लेकर आरजेडी को जेडीयू से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि तेजस्वी के इस बात के पक्ष में कतई दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरी तरफ बात करें, विपक्षी पार्टी यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि किस प्रकार से चुनाव में कुछ न कुछ धांधली हुई है। बार बार पेपर बैलेट वोट्स को लेकर उन्होंने कहा कि जब पहले गिनती होनी चाहिए था उसे 8 मिनट में क्यों किया गया और क्यों बार बार इसे कैंसिल किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर संदेह बना हुआ है महागठबंधन की ओर से। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जहां जहां पे मार्जिन में चुनाव हारे हैं वहां पे फिर से एक बार विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन्हें सबका लिखित रिपोर्ट चाहिए। आखिर कितनी जो है ईवीएम की मशीनें लगी थी इलेक्शन में और कितनी ईवीएम मशीनों में कितने लोगों ने वोट डाला, क्या उनका परसेंटेज था, कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले थे, ये सारी चीजें उन्हें लिखित में चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं इसमें जो है घोटाला नजर आ रहा है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, पर हो सकता है आने वाले समय में इसके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, पीएम मोदी के लाइव होते ही जेएनयू कैंपस में लगे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। बात करें, पीएम मोदी ने जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद मूर्ति का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री के आज वामपंथी विचारधारा की पाठशाला समझे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया।
जैसे ही पीएम मोदी वर्चुअल स्क्रीन पर दिखाई दिए, वहां भारत माता की जय और जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। कुछ देर तक नारों की गूंज के बाद पीएम ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद अपने संबोधन की शुरुआत में मोदी ने सबसे पहले युवाओं से स्वामी विवेकानंद अमर रहे के नारे लगवाए। स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा देश को यूथ लीड डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण दिखाई, प्रेम सिखाई, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा देश को विजन ऑफ ऑनेस्ट के लिए भी प्रेरित करता है, जो स्वामी जी के चिंतन का प्रेरणा रहा। तो इस प्रकार की जो है बयानबाजी आज हुई और उसके बाद जो है एक बार फिर से जेएनयू में जो है भारत माता की जय के नारे लगने लगे। तो चलिए चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। कॉमेडियन कुणाल कामरा की बड़ी है मुश्किलें। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने केस दर्ज करने की दी है सहमति। जी हां, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी सहमति दे दी है। जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जाने के बाद कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में श्रीरंग काटेश्वर ने अवमानना कार्रवाई के लिए लेटर पिटीशन भेजा था और इस पर गौर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी है। बात करें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है वो बहुत आपत्तिजनक है और ऐसे में कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत के अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आजकल देखने को मिला है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं। कार्रवाई शुरू करने की सहमति, लेकिन लोगों को समझ होगा कि विचार अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली है उसमें वाजिब प्रतिबंध है और इसके तहत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। लोगों को समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर वो अटैक करेंगे तो उन्हें अवमानना के मामले में सजा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कारण कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी जाएगी। तो फिलहाल जो है कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई करने की जो है मांग वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। फिलहाल देखेंगे अभी इनके ऊपर क्या चार्जेस लगाकर इन्हें अरेस्ट किया जाता है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही बिहार से ही। जी हां, बिहार तो झांकी, यूपी अभी बाकी। ओवीसी की दावेदारी हुई है यूपी में एसपी बीएसपी के मुस्लिम वोट बैंक में लगाने की सेंध। बिहार चुनाव में महागठबंधन की सत्ता हासिल करने के मंसूबों पर पानी फेरने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब पूरी यूपी में सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता का कारण आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में ओवैसी की पार्टी की गहरी पैठ है, जिसके आधार पर ओवैसी ने अब यूपी में भी चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भांपते हुए पूर्व में सत्ता में रहते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओवैसी को आजमगढ़ और आसपास के जिलों से दूर रहने की पूरी कोशिश की थी। अब बिहार में जीत के बाद एमआईएमआई के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और माना जा रहा है कि ओवैसी का अगला सियासी रण उत्तर प्रदेश हो सकता है। बता दें कि ओवैसी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी खास तौर पर पूर्वांचल में गांव पसारने की जो है सोच रहे हैं। अखिलेश के शासनकाल के दौरान आजमगढ़ के निजामाबाद थाना के क्षेत्र से खोदातपुर में हुए सांप्रदायिक दंगा रहा था और मुस्लिम उत्पीड़न के अन्य मामले ओवैसी ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष की कोशिश की। इस दौरान असदुद्दीन यूपी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आजमगढ़ आने की अनुमति नहीं मिली। वर्ष 2016 में आजमगढ़ आने के लिए ओवैसी की पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ और अब बिहार में 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी ने खुद यूपी और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह से लबरलेज नजर आ रहे हैं और चर्चा है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा में गठबंधन की गणित खराब कर एनडीए की सत्ता में मददगार साबित हुए ओवैसी अब यूपी चुनाव के कितना प्रभावित करेंगे। तो लगातार इस समय जो है देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। अब पश्चिम बंगाल की बारी है क्योंकि वहां पे अगला चुनाव होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन के लिए आदर पूनावाला ने 1865 करोड़ रुपए लगाए दांव पर। जी हाँ, उनका क्या मानना है चलिए जान लेते हैं इस बारे में। आधार पूनावाला एक भारतीय अरबपति है और उनके परिवार की मालिकाना हक वाली फर्म जितनी वैक्सीन बनाती है शायद ही धरती पर कोई दूसरी कंपनी बनाती होगी। जब उनसे कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चल रही क्रेज के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी अलग ही राय दी।
उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन कोई एक कंपनी नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि अगर कोई बताता है कि कब तक सब में कोरोना के लेकर इम्यूनिटी आ जाएगी तो वह सिर्फ बात बताते हैं। उन्होंने बताया कि 2024 तक भी हर किसी में इम्यूनिटी नहीं आ सकती। इसके बाद आदर पूनावाला ने अपने परिवार के $250 मिलियन यानी करीब 1865 करोड़ रुपए दांव पर लगाए हैं ताकि वह अपनी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सके, जिससे 2021 तक 1 अरब डोज बना जा सके। आदर बताते हैं कि उनके पिता साइरस ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं, इसका तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। धनी देशों ने पहले ही कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। अमेरिका, यूके, जापान और कनाडा जैसे धनी देशों ने बड़ी बड़ी डील कर ली है ताकि अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन मुहैया करा सके। दुनिया भर के करीब 150 देशों में वैक्सीन की बराबर मात्रा में मुहैया कराने की कोशिश के महज 70 करोड़ डोज ही फाइनल हुई है। फाइजर कंपनी के विकासशील देशों की कोरोना वायरस की वैक्सीन को देने के लिए बहुत ही कम डील की है। साथ ही फाइजर वैक्सीन को बहुत ही कम तापमान में रखने की जरूरत होती है, जो दुनिया के अधिकतर हिस्सों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑक्सफैम अमेरिका के एक सीनियर सलाहकार निकोलस लुसियान ने कहा कि धनी देश अधिक से अधिक वैक्सीन को लेकर अपने देश के लोगों को लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भले ही कुछ देशों का दावा है कि सप्लाई पहुंच ना सके, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी जाननी हो तो उसके लिए आपको करना होगा हमें कमेंट बॉक्स में, जी हाँ, हम आपको सेंड करेंगे स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट जो छठ पूजा और दिवाली के त्योहार पे चलाई जा रही, ताकि आपको गांव जाने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।